राष्ट्रीय स्तर के लघु कथा अधिवेशन में मंच पर विराजमान परमादरणीय अश्विन खरे जी, पूर्व निदेशक मराठी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन, आदरणीय नरेंद्र मांडलिक जी, धार जिले के ठेठ दिग्ठान जैसे छोटे से स्थान से आकर और संपूर्ण मध्य प्रदेश को गौरव दिलाने वाले ऐसे रचनाकार के रूप में उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही इस पूरी आयोजना के मूल केंद्र जो है, विचार प्रवाह की संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय सुषमा दुबे दीदी, बहुत ही आत्मीय और अनुजवत प्रिय मुकेश भाई, आदरणीय देवेंद्र सिसोदिया जी, अर्चना जी और पूरे विचार प्रवाह परिवार के सभी परिजन। मैं जब विचार प्रवाह परिवार के परिजन शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि फिर शेष सदन को पृथक से संबोधन देने की आवश्यकता नहीं बच जाती, क्योंकि ये पूरा अपना एक परिवार है। हम सबको ध्यान में आ रहा होगा, सब एक दूसरे को जब संबोधन दे रहे थे तो अर्चना भाभी आ जाए और सुषमा दीदी आ जाए और मुकेश भैया आ जाए। मुझे लगता है कि साहित्य क्षेत्र में किसी आयोजन की यह सर्वाधिक सार्थकता है जब हम व्यक्तियों के नाम के साथ इन विशेषणों का प्रयोग करते हैं। अन्यथा औपचारिकताओं में तो अनेक आयोजन हम सब लोगों ने देखे ही हैं। एक संकेत परम श्रद्धेय नागर जी ने किया था, विधा को लेकर के वास्तव में लघु कथा ने एक लंबा संघर्ष किया है अपनी स्वयं की मान्यता को लेकर के। और अभी मधुबामा जी ने, माधुरी जी ने जो उल्लेख किया था और जिनको स्मरण किया था, सतीश जी दुबे, हमने देखा है कि उन्होंने शारीरिक कष्टों को भोगते हुए और लघु कथा को विधा के रूप में स्थापित करने के लिए एक लंबे समय तक संघर्ष किया। ये सब अपने जो वरिष्ठ लघु कथाकार, ये सब उस आंदोलन का हिस्सा थे एक प्रकार से। उस समय कई बार मैं चूंकि बच्चों के साहित्य से जुड़ा रहा और हास्य बोध के कारण से मैं मजाक करता था, क्योंकि गठिया के कारण से अत्यधिक कष्ट में रहने लगे थे सतीश जी दुबे। और लगभग हम सबको पता है कि अंतिम काल में तो बहुत दुबले पतले और एकदम कुर्सी पर बैठा कर जब हम उनको ले जाते थे कई कार्यक्रमों में, ये प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा कर मंच तक ले जाते थे, तो बहुत हल्के फुल्के। तो मैं उनको कहता था कि लघु कथा के आंदोलन में आपने अपने आप को झोंक झोंक करके स्वयं को भी लघु बना दिया। इतने दुबले पतले, इतने कृशकाय हो गए थे, लेकिन अंततः ऐसे सारे मनुष्यों की तपस्या सुफल को प्राप्त होती ही है। और लघु कथा को विधा के रूप में मान्यता देने का जहां तक प्रश्न है, आगरा से सविता जी भी आई हुई है। हाइकू के एक अधिवेशन में हम लोग जब आगरा में थे तब मैंने हाइकू के संदर्भ में यही बात कही थी, और आज लघु कथा के संदर्भ में भी कहना चाहता हूं कि सामान्यतया हम में से कितने लोगों को याद है कि हिंदी साहित्य में उपन्यास को विधा के रूप में स्वीकार करने की कोई ऐसी स्वीकृति किसी बड़े साहित्यकार ने। कहानी की विधा को विधा के रूप में किसने स्थापित किया? आपको प्रथम रचनाकार तो मिल जाएंगे उस विधा के, लेकिन साहित्य की विधा है कि नहीं है, ये कहने वाले और जिनकी बात को मान करके हम सब ने मान लिया कि कविता या गीत या गजल या हाइकू ये सब साहित्य की विधाएं हैं, ऐसा कौन कहता है? और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लघु कथा के संदर्भ में भी इस बात को हम याद रखें कि यह विधा थी, है और रहेगी। इसके लिए किसी के आदेश की प्राप्ति हमको नहीं करना है। हम जब इतनी बड़ी मात्रा में रचना कर्म कर रहे हैं, और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि मैंने अपने जीवन में विधा आधारित बड़े आयोजन में जितने भी अटेंड किया, आप सब लोगों को लगता होगा दिन में 4-4 कार्यक्रमों में जाता हूँ इन दिनों, तो पहले भी खूब जाता रहा, लेकिन विधा आधारित एक बड़ा कार्यक्रम ग्वालियर में कथा पर केंद्रित हुआ था। और दूसरे अगर किसी विधा के आयोजनों में मैं सम्मिलित हुआ हूं तो वह एकमात्र विधा लघु कथा। यदि हम आज राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशन करने की स्थिति में आ रहे हैं तो फिर लघु कथा विधा होगी या नहीं होगी, इसके लिए किसी व्यक्ति का मुंह दागने की आवश्यकता नहीं है। भाटिया जी जैसे लोग लगे हुए लगातार, सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य पर। लघु कथा जिस सोष्ठ और समृद्धि के साथ हमको दिखाई दे रही है। और एक और बात श्रद्धेय शुक्ल जी अभी कह रहे थे, योगेंद्रनाथ जी शुक्ल, की आप शब्दों की सीमा पर न जाए, लगातार नवाचार की ओर बढ़े। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, इसलिए मैं कई बार विचार करता हूं कि विज्ञान में आखिरकार नवाचार क्या हुए। मुझे याद आता है भारत में पहला कंप्यूटर पुणे में पहुंचा था। समुद्र तट पर जब वो जहाज से उतरा था तो टुकड़ों टुकड़ों में
उसको रीअसेंबल करने के लिए जब सीडेक लाया गया तो वो लगभग एक बड़े हॉल के आकार का था। विज्ञान ने बहुत प्रगति की, हम कहते हैं। क्या किया पता है? वह जो एक बड़े कमरे के आकार का कंप्यूटर था वह अब आपकी घड़ी में समा गया। उससे ज्यादा मेमोरी उसमें है। अगर सूक्ष्मता की ओर बढ़ना विज्ञान का नवाचार है तो मुझे लगता है कि लघु कथा भी साहित्य का सबसे बड़ा नवाचार। हम सब लोग बड़े दृढ़ता के साथ, शब्दों के साथ इतनी कृपणता उपयोग करते हुए जब अपनी विधा को लिखते हैं तो मुझे लगता है कि यह माइक्रो की तरफ बढ़ना, माइक्रो की तरफ बढ़ना, विज्ञान ने भी तो यही किया। पहले अणु अंतिम सत्य था, फिर परमाणु आ गया, फिर कहा कि नहीं, परमाणु का नाभिक जो है वो अंतिम सत्य है। उसके बाद कहने लगे उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाद उसके अंदर भी घुस करके आप सबने क्वांटा की खोज कर ली, पूरी दुनिया ने। मुझे लगता है कि यदि क्वांटा विज्ञान का महाप्रयोग कहा जाता है तो लघु कथा भी साहित्य का महाप्रयोग है। और इस महाप्रयोग को किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, किसी से विधा होने का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये जरूर है कि मैं सदैव इस बात का आग्रह करता रहा हूं कि हम लोग जिन प्रतीकों का, बिंबों का उपयोग करते हैं, क्योंकि विद्रुपताओं, विडंबनाओं की ओर संकेत करना यह लघु कथा का मूल तत्व हिस्सा हो गया है। लेकिन इसके बारे में चर्चा करते हुए लघु कथाओं में इन दिनों जो नवाचार में देख रहा हूं, यहाँ पर जो नाट्य रूपांतरण हुआ हमने देखा। एक कल्याणी बहू है, पति को, बेटे को खो चुकी है, लेकिन माँ की उस कटुक्ति में भी अंततः जो स्नेह का निर्झर फूटा, हम सब लोग स्व प्रेरणा से तालियां बजा रहे थे। मुझे लगता है कि विकृतियां तो समाज में बहुत होती है, लेकिन दुर्भाग्य से एक लंबे समय तक लघु कथा के क्षेत्र में भी, मैं कई बार बस एक 2 मिनट में बात समाप्त कर लेता हूं जल्दी से। एक प्रतीक कथा के रूप में इसको कहना चाहता हूं। लघु कथा में क्या चल रहा था अभी तक? ऐसा हो रहा था कि मैं एक व्यक्ति हूं और व्यक्ति के नाते मेरे अड़ोस पड़ोस के सारे लोग मुझे हत्यारा सिद्ध करने पर तुले हुए। वो कहते ये है कि तुम्हारे दादाजी के हाथ से बैलगाड़ी के नीचे आकर के गिलहरी की मृत्यु हो गई और इसलिए तू गिलहरी का हत्यारा है। ये कहकर मुझे लगातार लांछित करने का प्रयास करते हैं और इस लांछन के प्रयास में मेरा पूरा परिवार सम्मिलित हो जाता है। वो कहता है सचमुच तुम्हारे दादाजी ने गिलहरी मारी थी। वो इस बात को तक भूल चुके हैं कि दादाजी बैलगाड़ी चलाकर जा रहे थे, अनायास चपलता के स्वभाव के कारण वो गिलहरी उस पहिए के नीचे आई थी। दादाजी ने उसके निमित्त पर्याप्त सब कुछ प्रायश्चित भी किया और जीवन भर प्राणियों की सेवा में लगे रहे। बाद की पीढ़ियां प्राणियों की सेवा करती रही, लेकिन पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये कौन से नाम ले लेकर के हम लोग लगातार हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को लांछित करने का प्रयास करते हैं। जो चीज बीत गई वर्षों पहले उसका नाम ले लेकर के और हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को लगातार विद्रुप और विकृति बता। ये ठीक वैसा ही प्रतीक है कि सारे पड़ोसी और घर के लोग, भाई वामपंथियों को आवश्यकता थी, उन्होंने घोषणा कर दी आप खराब लोग थे, आपके यहाँ सती प्रथा चलती थी, ठीक है भाई, उन्होंने बुर्के की बात नहीं की होगी, हलाला की बात नहीं की होगी, ईसाई धर्म की विद्रुपताओं की बात नहीं की होगी, लेकिन मेरा ऐसा निवेदन है कि हम स्वयं इन बातों को ठीक ढंग से समझें और निरक्षीर विवेक के साथ बिना पक्षपाती बने इन सारी बातों को स्वीकारना प्रारंभ करें कि हमारी संस्कृति इतनी गई गुजरी नहीं है जितना हम सब लोग लगातार इसको लदिया रहे हैं, गलिया रहे हैं। तो ये आता रहे। एक और बात कहकर के बात समाप्त कर रहा हूं। आज नाट्य रूपांतरण का काम यहाँ संपन्न हुआ। भोपाल में भी एक ऐसा ही लघु कथा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। अपने इंदौर के भी सभी लघु कथाकार उसमें उपस्थित हुए थे और वहां भी इसी ढंग से 10 लघु कथाओं का मंचन करवाने का काम कांता दीदी और उनकी पूरी टोली ने संपन्न किया था। यह जो रूपांतरण है, मुझे लगता है कि यह लघु कथा के रूपांतरण का स्वर्णिम युग है। मैं यह बात दावे से आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं 2 विश्वविद्यालयों के द्वारा आयोजित शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी में गया और मैं अकेला साहित्य जगत का व्यक्ति था। शेष सबके सब निर्देशन से जुड़े थे, रंगकर्म से जुड़े थे, फिल्मांकन, कैमरा वगैरह वगैरह। मैं प्रत्येक प्रतिभागी से एक ही प्रश्न करता था और वो प्रश्न होता था, जिस शॉर्ट फिल्म को आप यहाँ पर प्रतिभागिता के लिए लाए हैं उसकी मूल विधा क्या है? और आप आश्चर्य करेंगे, लगभग 80-85% प्रतिभागिता करने वाली शॉर्ट फिल्म्स लघु कथा पर तैयार की गई।
और इसलिए इस रूपांतरण के युग में जब इलेक्ट्रॉनिकी का प्रभाव और प्रभाव लगातार समाज पर दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि लघु कथा का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं आप सबको इस राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशन के आयोजना के लिए हृदय से बहुत सारी बधाइयां देता हूं। निश्चित रूप से श्रम बहुत होता है, लेकिन मुकेश भाई और सुषमा दीदी का नेतृत्व है, बाकी पूरी टोली बहुत सक्रिय है। और जैसा मुकेश भाई बता रहे थे कि एक संकल्प को पूरा करने के पश्चात आज जैसे ही अधिवेशन समाप्त होगा, आज से ही दूसरे संकल्प की पूर्ति में हम सब लोग लग जाएंगे। इस मोदी इफेक्ट को भी प्रणाम कर रहा हूँ।